प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुदरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण के बारे में जानकारी दी थी और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा वाई है अर्थात आय में वृद्धि, यह योग है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा y4 प्लस डेल्टा y5 का। तो इन सब के योग के द्वारा हम आय में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो डेल्टा y बराबर आपको बताया था डेल्टा आई प्लस बी डेल्टा आई प्लस बी स्क्वायर डेल्टा आई प्लस बी क्यूब डेल्टा आई प्लस b4 डेल्टा आई। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम y1, y2, y3 प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पर डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4 और डेल्टा y5 हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम समयावधि में आय का साम्य स्तर y1 इस प्रकार से होगा। पहले हमने जो उदाहरण लिया था उसमें स्वायत्त उपभोग ए बराबर लिया था 50 करोड़ रुपए। निजी स्वायत्त निवेश आई बार लिया था हमने 100 करोड़ रुपए। सरकारी व्यय जी लिया था 50 करोड़ रुपए। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बी का मान लिया था 0.8 और विनियोग में परिवर्तन डेल्टा आई लिया था 50 करोड़ रुपए। तो ये जो वैल्यूज है ये हमने पिछले उदाहरण के आधार पर रखी है और हमने साम्य आय जो प्रारंभिक संतुलन पर हमें प्राप्त हुई थी वो थी y0, उसका मान आया था 1000। तो इस तरह से y1 बराबर है a प्लस बी वाई प्लस आई बार प्लस डेल्टा आई प्लस जी। तो a का मान है 50, b का मान है 0.8, y0 यहाँ पर 1000 है, आई बार है 100, डेल्टा आई है 50, जी बराबर है 50। तो इसको हल करेंगे तो ये इससे गुणा होकर के 800 हो जाएगा, बाकी सब वो का वही है और इनका टोटल करते हैं तो ये आता है 1050 करोड़ रुपए। तो y1 अर्थात पहली अवधि में आय है 1050 करोड़ रुपए। अतः डेल्टा y1 बराबर है y1 माइनस y0 अर्थात पहली अवधि की आय में से शून्य अवधि की अवधि आय घटाने पर तो 1050 माइनस 1000 जो कि बराबर है 50 करोड़ रुपए। तो डेल्टा y1 अर्थात पहली अवधि में आय में परिवर्तन है 50 करोड़ रुपए। इसी प्रकार द्वितीय समयावधि में साम्य आय y2 इस प्रकार होगी। तो y2 बराबर है a प्लस बी y1 प्लस आई बार प्लस डेल्टा आई प्लस जी बार। तो y2 बराबर है a का मान है 50, b का मान है 0.8, y1 हमने अभी यहाँ निकाली है, ये है 1050 प्लस आई बार है 100, डेल्टा आई है 50, जी बार है 50। इसको हल करेंगे तो इसको 0.8 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 840, बाकी सब वो का वही है। इन सब का टोटल करेंगे तो y2 आता है 1090 करोड़ रुपए। अतः द्वितीय समयावधि में आय में वृद्धि डेल्टा y2 बराबर है y2 माइनस y1। y2 है 1090, y1 है 1050, ये बराबर आया है 40 करोड़ रुपए। इसी प्रकार तीसरी एवं चौथी समयावधियों में कुल आय बढ़कर क्रमशः 1122 करोड़ रुपए तथा 1147.60 करोड़ रुपए होगी। आय में यह क्रमिक वृद्धि तब तक जारी रहेगी जब तक समयावधि टी में आय का साम्य स्तर बढ़कर 1250 करोड़ रुपए नहीं हो जाता। आय के इस स्तर पर कुल आय एवं कुल व्यय में समानता स्थापित हो जाती है। तो ये सूत्र हम पहले निकाल चुके हैं। YT इजिकल टू a प्लस आई बार प्लस डेल्टा आई प्लस जी बार अपॉन 1 माइनस बी। ए का मान है 50, आई बार है 100, डेल्टा आई है 50, जी बार है 50 अपॉन 1 माइनस 0.8। इसको हल करेंगे तो ऊपर का योग है 250, एक में से 0.8 घटाने पर 0.2 आता है, दशमलव हटाने पर 2/10
10 पलट करके ऊपर आएगा, 2 से काटने पर ये आएगा 5 और 250 को 5 से गुणा करते हैं तो 1250 करोड़ रुपए। साम्य आय अंतिम स्थिति में हो जाएगी 1250 करोड़ रुपए। तो आय में कुल वृद्धि का चलन विभिन्न समयावधियों में क्रमशः इस प्रकार रहा है। Y0 अर्थात आय का प्रारंभिक साम्य 1000 करोड़ रुपए, Y1 है 1050 करोड़ रुपए, Y2 है 1090 करोड़ रुपए, Y3 है 1122 करोड़ रुपए, Y4 है 1147.60 करोड़ रुपए और इसी प्रकार ये चलता रहेगा एंड सो ऑन। और YT अर्थात अंतिम संतुलन की स्थिति में ये हो जाएगा 1250 करोड़ रुपए। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है इसका अध्ययन हम समष्टि आर्थिक प्रावैगिक विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। अब हम लेते हैं समष्टि मूलक विरोधाभास, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस या जोड़ संबंधी भ्रम अर्थात फाल्सी ऑफ कंपोजिशन या संयोजन हेत्वाभाव या संरचना की भ्रामकता। इस पर प्रायः 4 अंक का प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें जो बात अंश के लिए सही होती है वह समग्र के लिए सही नहीं निकलती। इन्हें समष्टि मूलक विरोधाभास या जोड़ संबंधी भ्रम कहते हैं। जैसे व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है किंतु राष्ट्रीय बचत अनुचित एवं घातक सिद्ध हो सकती है। तो ये कथन कीन्स का है कि उन्होंने व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण बताया है लेकिन सामूहिक बचत एक दुर्गुण है, क्योंकि अगर राष्ट्र के सभी व्यक्ति बचत करने में जुट जाएं तो उपभोग घटने से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग घट जाने से मंदी की स्थिति से आय, उत्पादन, रोजगार में कमी अर्थव्यवस्था को मंदी के कुचक्र में फंसाकर घातक एवं अनुचित सिद्ध हो सकती है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, जैसे व्यक्ति अगर बैंक से जमा राशि निकालता है तो बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सभी व्यक्ति बैंकों से एक साथ अपनी जमाएं निकाल लें तो बैंक फेल हो जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण और है कि अगर एक किसान की आमदनी बढ़ती है और फसल अच्छी होती है तो यह उसके फ़ायदे में है, लेकिन अगर समूचे राष्ट्र का कृषि उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाए कि अति उत्पादन की स्थिति हो जाए तो इससे कृषि मूल्यों में गिरावट से सभी किसानों की आय कम हो जाएगी। इसी तरह से एक चौथा उदाहरण है, एक व्यक्ति मजदूरी में कटौती स्वीकार कर अपनी बेकारी दूर कर सकता है, लेकिन सभी व्यक्ति इस प्रकार से अपनी बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। पांचवा है, एक व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय कर ऋण में डूबेगा तो यह उसके लिए मूर्खतापूर्ण उदाहरण है, लेकिन एक राष्ट्र विकास तथा मंदी के निराकरण के लिए उधार लेता है और घाटे का बजट बनाता है तो यह उसके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाएगा। इसी तरह से एक व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए रिश्वत दे सकता है, कालाबाजारी कर सकता है, लेकिन पूरा देश इस प्रकार की गतिविधियों से नुकसान उठाएगा। इसी तरह से सातवां है कि किसी उद्योग में विशेष ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभ कमा सकती है, अर्थात उद्योग विशेष में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभ कमा सकती है, पर प्रत्येक उद्योग में कीमतें बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति के कारण सभी को नुकसान होगा। और आठवां है कि एक व्यक्ति के लिए जो व्यवहार बुद्धिमत्तापूर्ण हो, संभव है ऐसा व्यवहार देश के लिए मूर्खतापूर्ण हो, जैसे तस्करी है, गुप्तचरी है आदि। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो एक व्यक्ति के लिए सही हो सकते हैं लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए गलत हो सकते हैं, और ये कहलाता है समष्टि मूलक आर्थिक विरोधाभास।